नमस्ते दर्शक मित्रों। HMI होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया अहमदाबाद यूनिट के यूट्यूब चैनल पे मैं डॉक्टर राजेश शाह आप सबका स्वागत करती हूँ। मेरे साथ आज है डॉक्टर हार्दिक भाई मेहता। दोस्तों, जनरली हम ऑल डिफरेंट टॉपिक्स लेके आते हैं, पर आज का टॉपिक एक्चुअली कुछ डिफरेंट है, एक्साइटिंग है, क्योंकि जब हम पढ़ के बाहर निकलते हैं, प्रैक्टिस के लिए जाते हैं, तो जनरली ऐसा कभी होता नहीं किसी भी डॉक्टर के साथ कि 100% सक्सेस रेशियो रहता है पेशेंट का केस सॉल्व करने में। और इसीलिए आज हम ये टॉपिक लेके आए कि फेलियर केसेस सॉल्व विद सक्सेस। और इसके लिए मेरे दिमाग में हार्दिक भाई के लिए अलावा और कोई नाम ही नहीं आता था, क्योंकि मैंने उनको देखा है, डेली वो ओपीडी देखते हैं और केसेस सॉल्व करते हैं। उनके बारे में कुछ मैं बताना चाहूंगी कि उन्होंने अपना BHMS 2007 में बड़ौदा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से पास किया है, और उन्होंने अभी वो अनुभूति होम्योपैथिक क्लिनिक चांदखेड़ा ब्रांच को इंडिपेंडेंटली संभाल रहे हैं। उससे पहले उन्होंने डॉक्टर सुनील शाह सर, डॉक्टर रौनक शाह सर एंड डॉक्टर GD जायसवाल सर के साथ काम किया है। वो एडिटर है होम्योपैथिक मैगजीन होम्यो इनसाइट के, और उन्होंने बहुत से आर्टिकल्स भी लिखे हैं वेरियस जर्नल्स में, और उन्होंने लेक्चर्स भी लिए हैं स्टेट एंड नेशनल लेवल पे। हमेशा हेल्पफुल रहे, कोई भी हम पूछते हैं तो ही इज ऑलवेज देयर टू मेक पीपल लर्न, होम्योपैथ लर्न। और वो HMI अहमदाबाद यूनिट के ट्रेजरर रहे 6 इयर्स तक, एंड सेक्रेटरी रह चुके हैं 2 साल तक। तो मैं और भी बीच में बताऊंगी, पर अभी के लिए मैं उनको वेलकम करना चाहूंगी। माय बॉटम ऑफ हार्ट, हार्दिक भाई, प्लीज वेलकम ऑन अहमदाबाद यूट्यूब चैनल। और जैसे आज का टॉपिक बिल्कुल डिफरेंट है कि हमें ये बात करनी कि क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है, क्या हमें देखना है। तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि कैसे हम पर्टिकुलर केस, जब आप भी बैठे थे और सारे होम्योपैथ को जो सीनियर है अभी केसेस आते हैं तो सॉल्व करते हैं, हम जो जैसे पढ़े हैं वही प्रोटोकॉल फॉलो करके, फिर भी हमेशा सक्सेस नहीं होते। बल्कि मैं ये बताना चाहूंगी कि शुरुआत में हम हमेशा कंफ्यूज ज्यादा रहते कि ये सही है कि ये गलत है। तो आप शुरुआत से हमें ये बताएं कि क्या हमें केस में देखना चाहिए। ओके, फर्स्टली आई मस्ट अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं HMI के प्लेटफॉर्म से। बहुत सारे एसोसिएशन हैं, बहुत सारे डॉक्टर ग्रुप हैं, पर आप जो लोग कर रहे हैं दैट इज़ वेरी यूनिक। मेरे जो मेंटर हैं, मेरे सीनियर डॉक्टर सुनील शाह सर, वो हमेशा कहते हैं कि मान लीजिए डॉक्टर सैम्यूल हनीमान सर, उन्होंने जब होम्योपैथी डिस्कवर किया तो उन्होंने ऐसा सोचा होता कि भाई लेट अस बी सीक्रेटिव, मुझे किसी को नहीं कहना है, मैं मेरे पास ही रखता हूँ, किसी को शेयर नहीं करना है, मैं ही प्रैक्टिस करूंगा, मैं ही मेरे तरह से दवाई लूंगा। किसी के पास अगर वो उनका नॉलेज शेयर नहीं करते तो आज आप और मैं यहाँ नहीं बैठे होते। तो आप जो काम कर रहे हैं कि नॉलेज शेयरिंग का काम, वो बहुत ही बढ़िया काम है। थैंक यू। क्योंकि मैं ये बहुत मानता हूँ कि आपके पास जो भी कला है, जो भी आपका नॉलेज है, हुनर है, आप अगर अगली जनरेशन को नहीं दोगे तो वो हुनर का, वो नॉलेज का कोई मतलब नहीं है। सही है। और जैसे आपने इंट्रोडक्शन में मेरे को बताया कि मैं अनुभूति से अटैच हूँ। बेसिकली हमारा ट्रस्ट क्लिनिक है। अच्छा। और एवरी ईयर हम 1 लाख पेशेंट्स देखते हैं। क्लिनिक की 8 ब्रांचेस हैं, 8 ब्रांच में 1 साल के 1 लाख से ज्यादा पेशेंट यहाँ से बेनिफिट लेते हैं। तो हमारे पास अलग अलग तरह के पेशेंट आते हैं, फ्लो ऑफ पेशेंट बहुत होता है, बहुत हैवी ओपीडी भी रहती है, मतलब इसीलिए। राइट। तो जो आपका सवाल है, तो बिफोर नोइंग व्हाट इज एबनॉर्मल, एटलीस्ट वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज नॉर्मल। किस तरह से अगर कोई पेशेंट हमें अप्रोच करता है तो हमें कैसे उसको देखना चाहिए, किस तरह से उसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप है केस टेकिंग। केस टेकिंग आपका होना, अच्छा होना बहुत ही जरूरी है। तो फिर दूसरा सवाल दिमाग में आता है कि भाई केस टेकिंग कैसा होना चाहिए। बराबर। हाँ। क्योंकि हम देखते हैं कि हर एक अलग अलग तरह से लोग बहुत केस टेकिंग करते सारी हैं। सिस्टम है। हाँ। तो कोई 2 मिनट का, कोई 5 मिनट में कर देता है केस टेकिंग, कोई आधे घंटा, 1 घंटा, कोई बार तो मैंने सुना है कि लोग 1-1, 2-2 दिन तक भी केस टेकिंग करते हैं। और ऑब्जर्वेशन भी एक पार्ट रहता है कहीं का। बिल्कुल। हाँ। तो मेरा ये मानना है कि केस टेकिंग की कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। केस टेकिंग आप जो भी करते हैं, आपका पर्पस होना चाहिए कि किस तरह से आप प्रिस्क्राइबिंग टोटली पे
प्रिस्क्राइबिंग टोटलिटी पे अच्छी तरह से पहुंच पाए। तो उसके लिए कोई समय मायने नहीं रखता। हो सकता है आपको 2 मिनट में ही पता चल जाए कि इसको ये दवा ही जरूरत लगेगी, या आधा घंटा भी हो सकता शुरुआत में है। हार्दिक भाई, जैसे आप ये बताए कि जो प्रैक्टिशनर शुरुआत के बैठते हैं तो वो तो 2 मिनट शायद लेंगे ही नहीं, क्योंकि हम बिल्कुल पढ़े पढ़ाए आते हैं कि पूरी डिटेल्स लेनी है, पूरे कॉलम भरने हैं, फिर उसको समझना है अनप्रेजुडाइज होके। राइट। आप यहाँ पे पूरा केस लेते हैं, कैसे करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैंने आपको बताया कि शुरू में मैं भी काफी टाइम लेता था केस लेने में, केस समझने में, क्योंकि इनिशियल ईयर सबके लिए टफ होते हैं। तो मैंने भी ये देखा कि जैसे जैसे लोग सीनियर होते जाते हैं उनका केस टेकिंग शॉर्ट होता जाता है। क्यों? क्योंकि उनका नॉलेज, उनका एक्सपीरियंस इतना हो चुका होता है कि उनको क्विकली वो परसीव कर पाते हैं कि इसमें क्या देना है। तो मैं मेरी खुद की बात करूं तो मैं जब इनिशियली केस टेकिंग करता था 1-1.5 घंटा मुझे भी लगता था। अच्छा। पर अब आधा घंटा तो मोर देन इनफ, कई बार 5-10 मिनट में भी हो जाता है। तो वो आता है धीरे धीरे, एक्सपीरियंस के साथ आता है। तो वो मैं वही कह रहा था कि केस टेकिंग की कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। जब आपको लगे कि भाई ये प्रिस्क्राइबिंग सिम्टम्स मुझे मिल चुके हैं, हाँ, तो इसके लिए ड्रग नॉलेज भी होना चाहिए ना आपको? एग्जैक्टली। हाँ, मटेरिया का नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि तभी पता चलेगा शायद कि सिम्टम्स मिल चुके। जैसे हमारे जैसे बिगिनर्स जब बैठते तो पता ही नहीं चलता कि सिम्टम्स आ गए कि नहीं, हम पूरा फॉर्मेट ही फिलअप करते हैं। एग्जैक्टली। तो मटेरियल का नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए आपको मन में कोई ग्रुप ऑफ रेमेडीज आ रही है कि ये पेशेंट को इसमें से कोई दवाई देनी है, तो वो मटेरियल का नॉलेज ही है जो हमें हेल्पफुल करेगा डिफरेंशिएट करने में। उसके हिसाब से ही हम डिफरेंशिएट करके कोई भी एक दवाई हम पेशेंट को दे पाएंगे। जी। तो केस टेकिंग बहुत ही जरूरी है। जी। कोई भी एज का, यानी छोटा बच्चा है, बड़ा है, बुजुर्ग है, आपका केस टेकिंग अच्छा होगा तो आपका आधा काम वही हो जाएगा। हार्दिक भाई, यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगी, आप कुछ इनपुट बोलना चाहेंगे कि जैसे कभी क्या होता है कि पेशेंट खुद नहीं बताता, मतलब वो 2 मिनट बोल के रुक जाता है। ये हम बात करें इनिशियल प्रैक्टिशनर की, जो लोग सीखने चाहते हैं या तुरंत पास होके बैठे, तो वो लोग फिर कैसे समझे, मतलब फिर क्या ट्रिक होती है प्रैक्टिकली? एंड सेकंड कि अगर कभी पेशेंट इतना बताता है, इतना ओवरलोडेड सिम्टम्स मिल जाते हैं, जो एक्चुअली सिम्टम्स तो होते ही नहीं, इन्फॉर्मेशन ही होती है, तो ये थोड़ा बताइए कि कैसे हम कट शॉर्ट करें, पॉइंट को ले। हाँ, राइट। तो मैं मेरी प्रैक्टिस में ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली करता हूँ कि जैसे जैसे हम बात करते हैं पेशेंट से, हम समझ जाते हैं कि वो कितना इंटरेस्टेड है उसकी खुद की बीमारी को ठीक करने को लेकर। कई बार क्या होता है कि लोग रिलेटिव्स पुश करते हैं, आ जाते हैं, तो वो इतना सीरियसली नहीं लेते। तो तब मैं उन लोगों को समझाता हूँ कि भाई जो भी हम काम कर रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, इसको आप लाइटली मत लीजिए। और जो भी मैं सवाल पूछ रहा हूँ, हर एक सवाल का एक वेटेज है, एक महत्व है, इसीलिए हम पूछ रहे हैं। जो भी नया पेशेंट जो आता है, कई बार ऐसा होता है कि लोग डायरेक्टली आ जाते हैं, उनको होम्योपैथी क्या है वो पता नहीं है। तो मैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ कि जो भी मैं पूछूंगा वो आपको जो दवाई देनी है उसको लेकर बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन है, इसलिए आप जो भी कहे सोच समझ कर अच्छे से और बिल्कुल सही कहिएगा, क्योंकि इसके आधार पे ही ये दवाई होगी। अगर आप इंफॉर्मेशन देने में गड़बड़ी करेंगे तो मैं अच्छे से दवाई नहीं दे पाऊंगा। तो आपका कहना ये है कि फर्स्ट स्टेप तो बिल्कुल ये है कि आपको इम्पोर्टेंट समझना है केस टेकिंग का, और पेशेंट को अगर नहीं पता तो उनको भी समझाना है, और बाय टाइम एक्सपीरियंस आपको पता चलेगा कि आपका केस शॉर्ट हो रहा है कि लॉन्ग हो रहा है। पर आपको इन्फॉर्मेशन, अगर पेशेंट बोलता है तो हमें सुनना तो है ही। बिल्कुल। कई बार होता है पेशेंट के कोई और ही लाइन पे चढ़ जाता है, हम पूछ रहे हैं कुछ अलग थे और वो कुछ और बताते जाता है। तो एट टाइम्स उनको रोकना भी जरूरी है कि भाई ये मेरे लिए जरूरी नहीं है, कम बैक टू योर पॉइंट। कभी फ्रस्ट्रेशन निकलने ही आ जाता है और फिर हमारा केस कंप्लीट नहीं होता। हाँ, हमारे सर थे, जैसे आपने बताया जायसवाल सर के साथ मैं रह चुका हूँ, तो सर हमेशा ऐसा कहते थे, अगर पेशेंट रो रहा है तो आप भी साथ में रोना मत शुरू कर दीजिए। अच्छा। क्योंकि वही एग्जैक्ट टाइम है कि आप अगर उनको अच्छे से प्रोब करोगे तो उसकी इनर फीलिंग क्या है वो तभी हमें पता चल पाएगा। और भाई ये बताइए, आपने इन तीनों डॉक्टरों के साथ काम किया, तो केस टेकिंग में क्या कोई पॉइंट या टिप्स कुछ? तो जैसे जायसवाल सर है, उनका बहुत ही प्रिसाइज वर्क होता है, वो इनका इतना लंबा केस टेकिंग नहीं है। जैसे मैंने कहा कि जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाता है तो हमें प्रिस्क्राइबिंग सिम्टम इजीली मिल जाते हैं। तो जायसवाल सर का एक अलग ही लेवल का काम है। रौनक सर, सुनील सर, दोनों, उनका भी एक अलग वे ऑफ प्रैक्टिस है। तो अल्टीमेटली केस टेकिंग, जैसे मैंने कहा कि केस टेकिंग जितना आपका अच्छा होगा वो आपके लिए फायदेमंद है और पेशेंट को भी
फायदा जल्दी तो करेंगे। उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, हमें वो शॉर्टकट नहीं है। करना है, सीनियर से सीखना है, बिल्कुल, अपने आप से बिल्कुल। सीखना है, और बिल्कुल पेशेंस हमें रख के, वो तो फर्स्ट एंड प्राइम मोस्ट स्टेप है। तो हार्दिक भाई आप और बताना चाहें कि हाँ, तो कैसे? ये फर्स्ट स्टेप जैसे मैंने कहा कि केस Yeah. टेकिंग बहुत से अच्छे से होना जरूरी है। सेकंड स्टेप आता है कि हम फिर एक टोटलिटी ऑफ सिम्टम बनाए। मैं जो नए बिगिनर्स होते हैं उनको हमेशा ये एडवाइस देता हूँ कि आपको पता चल गया है कि कौन सी दवाई है, फिर भी एक बार आप रेपर्टाइजेशन कीजिए। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि रेपर्टाइजेशन करने के बाद कुछ ऐसी ग्रुप ऑफ रेमेडीज आती है जो हमारे दिमाग में नहीं आती है। अच्छा। हाँ, कई बार हम एक ही तरह से सोचते हैं। मान लीजिए हमने सोच लिया कि ये नेट्रम का ही पेशेंट है, तो हम कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हम उसी तरह की क्वेश्चनरीज पूछेंगे और उसको हम नेट्रम ही थमा देंगे। मतलब हम ही प्रेजुडाइज हो जाएंगे कि हमें नहीं होना है। हाँ, तो रेपर्टाइज करेंगे आप तो अलग कुछ दिखेगा आपको, तो हार्दिक भाई अलग सोच प्रेजुडाइज सकते नहीं हैं। होना है तो हमें पेशेंट की लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, फिर उसको रूब्रिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं मेरे जो भी पेशेंट के केस लेता हूँ हमेशा उसकी ही लैंग्वेज में लिखता हूँ। क्यों? क्योंकि आज मैं उसको समझ रहा हूँ, हो सकता है कि उसको सेकंड प्रिस्क्रिप्शन में वो दवाई असर नहीं करी, तो वही अगर वापिस मैं डेटा कुछ पढ़ता हूँ तो शायद कोई अलग मुझे एंगल दिखे। ऐसा जरूर नहीं कि पहली बार में हम जो दवाई देते हैं हमेशा इफेक्टिव हो ही जाए। सही है। फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन इज ऑलवेज इजी बट सेकंड प्रिस्क्रिप्शन इज समवट डिफिकल्ट। दूसरी बार जब पेशेंट अगर बोलता है सर मुझे अच्छा नहीं है, तो वहीं से आपकी परीक्षा शुरू होती है। इसलिए हमेशा मेक श्योर कि आप जो भी लिखते हैं पेशेंट की ही लैंग्वेज में लिखे। हमें कोई उसका रूब्रिक डायरेक्ट कन्वर्ट करके नहीं लिखना है, हमारी लैंग्वेज में नहीं लिखना है। वो जो बोलता है वर्बेटिम उसी तरह से लिखना है। बहुत अच्छा बताया हार्दिक भाई, बहुत सही बात है। हम बहुत इंग्लिश या वो करने जाते हैं पर वो एक्चुअली हमें फॉलोअप में नहीं हेल्पफुल होता, तो हमें बिल्कुल पेशेंट की लैंग्वेज में लिखना है। पर हार्दिक भाई और इसमें बताना चाहेंगे कि शुरुआत में सबको दिक्कत आती है, अगर पेशेंट की लैंग्वेज है उसको रूब्रिक में कन्वर्ट करने में, आप अपना एक्सपीरियंस कुछ या टिप्स? बिल्कुल, तो जैसे मैंने कहा कि रेपर्टाइजेशन में हमेशा नए बिगिनर जो होते हैं उनको बोलता हूँ कि रेपर्टाइजेशन करना चाहिए। अगेन फिर रेपर्टाइजेशन करना है तो आपको पेशेंट की लैंग्वेज को रूब्रिक में कन्वर्ट करना आना बहुत जरूरी है, और इसके लिए आपको इंग्लिश का नॉलेज होना जरूरी है क्योंकि हमारी सारी रेपर्टरीज जो है इंग्लिश लैंग्वेज में ही है। तो आपका इंग्लिश अच्छा होना बहुत ही जरूरी है। उसके साथ ही जो भी पेशेंट बोलता है उसको एक बार समझिए कि वो क्या कहना चाहता है, क्या कन्वे करना चाहता है, और उसके मुताबिक फिर आप उसको रूब्रिफिकेशन कीजिए। तो आप गलत रूब्रिक नहीं लेंगे। ऐसा हो जाता है कई बार। इनिशियली मैं भी काफी गलतियां करता था कि पेशेंट बोलता कुछ है, हाँ जैसे कि पेशेंट हमें लगता है कि वो ईगोइस्टिक है, पर हो सकता है हॉटी भी हो सकता है। ईगो और हॉटी में बहुत ही माइनर डिफरेंस है। जैसे कि ईगो जो पेशेंट को होता है वो बोलता है कि ये मैं कर सकता हूँ, और जो हॉटी है वो मैं ही कर सकता हूँ, मेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता। दैट इज द डिफरेंस। ये माइन्यूट डिफरेंस है जो हमें सीनियर से सीखने को मिलता है, रीडिंग से सीखने को मिलता है। बिल्कुल। एक और मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि एक होता है करेजियस। तो करेजियस वो लोग जो होते हैं कि जो उनका कैलकुलेटिव रिस्क होता है, कि उनको पता है कि मैं यहाँ से जंप लगाऊंगा तो मुझे नहीं लगेगा। पर दूसरे लोग होते हैं कि जो उनको कुछ ध्यान ही नहीं रहता है, नो सेंस ऑफ डेंजर, कूद जाएंगे, सोचा ही नहीं कूद जाएंगे। तो ये डिफरेंस है। तो हमें वो समझना जरूरी है। ऑडेशियस लोग होते हैं तो उनको पता ही नहीं कि यहाँ से कूदने से लग सकता है, नहीं लग सकता, वो कूद जाएंगे। सो देयर इज फाइन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन करेजियस, ऑडेशियस, नो सेंस ऑफ डेंजर। वो मुझे भी आज ही पता चला ये ऑडेशियस का। तो हार्दिक भाई सही है। और क्या टिप्स बता? फिर नेक्स्ट रेपर्टाइजेशन के बाद हमें एक ग्रुप ऑफ रेमेडीज मिल जाती हैं, तो उसमें से हम एक मेडिसिन सिलेक्ट करते हैं, फिर पोटेंसी डिसाइड करते हैं और फिर रिपीटेशन करते हैं। अच्छा, ये एक पोसोलॉजी बहुत ही चर्चित सब्जेक्ट है कि किस तरह से हमें पोटेंसी डिसाइड करनी चाहिए, किस तरह से हमें रिपीटेशंस देने चाहिए। तो वो हर एक पेशेंट को अलग अलग उसका टेम्परामेंट होता है, उसका जो सेंस है उसकी अलग अलग होती है। तो उसके मुताबिक हमें डिसाइड करना है कि वो पोटेंसी उसको कौन सी सूट होगी। अगेन उसके लिए कोई ऐसा मशीन नहीं है कि हम उसके सर पे रख दे और वो बोल दे कि इसको 200 चाहिए
इसको वो नहीं चाहिए। तो आप हमें ये बताइए कि इसके एक एक तो हम लेने ही वाले सब्जेक्टिव, पर आपके हिसाब से हमें रेपर्टरी, केस टेकिंग रेपर्टरी, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स एंड पोसोलॉजी, वो तो बिल्कुल नॉलेज होना ही चाहिए और साउंड बाय टाइम करना चाहिए, पर और कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जो आप सीनियर के साथ बैठे इतनी ओपीडीज देखते हैं तो इसमें कुछ बताना चाहे। तो जनरली जब हमारे पास जो पेशेंट आते हैं उसके अच्छे से मेंटल सिम्टम्स मिलते हैं और साथ में फिजिकल सिम्टम्स मिलते हैं, तो हम यूजुअली 1M पोटेंसी यूज करते हैं। अच्छा। जो पैथोलॉजिकल केसेस आते हैं, हाँ। जब पेशेंट की इम्यूनिटी लो होती है तो हम 30 पोटेंसी से वही केस शुरू करते हैं। अच्छा। रिसेंटली एक पेशेंट मेरे पास आया था, तो उसको ट्यूबरकुलोसिस जस्ट ठीक होके वो आया था। तो अच्छा। हाँ, तो वो एलोपैथिक दवाई लेकर फिर मेरे पास आया था, उसको बहुत सारी साइड इफेक्ट्स हुई है एलोपैथिक दवाई लेने के बाद। तो उसकी इम्यूनिटी तो कम ही होगी, उसकी इम्यूनिटी कम ही है, तो फिर ऐसे केसेस में हम डायरेक्ट 1M पे जब नहीं कर सकते, ऐसे केसेस में 30-200 से शुरू करना बेहतर ऑप्शन है। पर हमें डर नहीं लगता कि ट्यूबरकुलिनम 30, मतलब ट्यूबरकुलिनम नहीं पर द माइजमेटिक या कुछ दे रहे और रिसेंट क्योर है, तो आप कैसे जजमेंट लेते हैं? हाँ, तो इनिशियली ऐसे पेशेंट में मैं माइजमेटिक नहीं देता हूँ। अच्छा। जो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई आती है उसके मुताबिक ही हम देते हैं। कई बार ऐसे पेशेंट में एक्यूट केसेस भी आते हैं, एक्यूट एक्सर्सर्बेशन भी होता है, तो उस मुताबिक जो उसकी टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स है उसके मुताबिक हमें तब दवाई देनी चाहिए। पर द पॉइंट इज ऐसे पेशेंट में हमें हाई पोटेंसी पे जंप नहीं करना चाहिए, इनिशियली लो पोटेंसी से ही शुरू करना चाहिए। तो वैसे हार्दिक भाई यही कह रहे हैं कि पोटेंसी की अगर बात करें शुरुआत में तो आप लो पोटेंसी से बिल्कुल शुरू कर सकते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है। शायद बहुत तो ऐसा हो सकता है कि फॉलोअप में चाहिए वो रिजल्ट ऑप्टिमल ना मिल रहा हो, तो वो भी हम इंडिपेंडेंटली देख रहे हैं। इनके साथ हम बात करेंगे कि पोटेंसी में भी कैसे विथ एग्जांपल ऑफ केसेस इनसाइड जाना चाहिए। तो आई थिंक आपने ये टिप्स जो बताई शुरुआत के लिए, इसमें और कुछ बाकी रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, दो चीज और है जो मैं ऐड करना चाहूंगा। एक तो है फिजिकल एग्जामिनेशन। ऐसा माना जाता है कि होम्योपैथिक डॉक्टर्स जो उनके पास स्टेथोस्कोप है, टॉर्च है, वो शोकेस में रखने के लिए ही खरीदते हैं, वो यूज ही नहीं करते। तो ये बिल्कुल गलत चीज है। आप एलोपैथिक डॉक्टर्स या इवन आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को देखिए, वो हमेशा फिजिकल एग्जामिनेशन पे तवज्जो देते हैं, पर हम इतना फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं करते हैं। तो मेरा ये बहुत स्ट्रांगली, मेरे जो भी कलीग्स होते हैं या जो इंटर्न्स होते हैं उनको मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूँ कि आप फिजिकल एग्जामिनेशन पार्ट को मत छोड़िए। आप कुछ एग्जांपल देना चाहेंगे? जैसे टॉर्च से हम क्या अपर रेस्पिरेटरी क्या कैसे चेक? बिल्कुल बिल्कुल, तो हम हेड टू फुट ही ले सकते हैं। जैसे कि कई बार पेशेंट आते हैं, वो बोलते हैं कि भाई मुझे सर में खुजली हो रही है, डैंड्रफ हो रहा है। तो जैसे अभी सर्दियों की मौसम है तो हम ऐसा मान लेते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा हमारा नेगेटिव पॉइंट रहता है कि हम मान लेते हैं। अच्छा, हम देखते नहीं है। हम ऐसे ही एज्यूम कर लेते हैं कि ऐसा ही होगा। तो पेशेंट ऐसा बोलता है कि भाई खुश्की हो रही है, मुझे सर में डैंड्रफ हुआ है, मुझे खुजली आ रही है, तो हम मान लेते हैं कि ये तो विंटर है इसलिए ऐसा तो होता ही है। पर हम कुछ मिस कर रहे हैं। पर हमें एग्जामिन करना चाहिए, उसका हेड एग्जामिनेशन करना चाहिए। हो सकता है कि वो सोरियासिस वहां डेवलप हो रहा हो, उसको तो पता नहीं है क्या सोरियासिस है, वो सब में ऐसे देखने जाएगा। सिंपल हम डैंड्रफ को अजम्पशन नहीं करना है। हमें देखना है कि वो शायद सोरियासिस भी हो सकता है, डैंड्रफ हो तो अच्छा ही है, पर सोरियासिस तो नहीं। तो हम मिस ना करते हैं डायग्नोसिस को। फिर उसके कोई डिस्चार्ज है तो भी हमें पता चल सकता है एग्जामिनेशन। बिल्कुल बिल्कुल, और डायग्नोसिस को भी हम इम्पोर्टेंस देना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लीजिए जैसे ये मैंने एग्जांपल दिया डैंड्रफ का, तो डैंड्रफ है तो सिंपल डैंड्रफ है तो वो कुछ महीनों में ठीक हो जाता है, पर सोरियासिस है वो ठीक नहीं होता इतना जल्दी। हमने बिना एग्जामिन किए ही बोल दिया कि आपका डैंड्रफ है, आपका डैंड्रफ सही हो जाएगा 2-4 महीनों में, नहीं हुआ तो फिर पेशेंट दूसरे के पास जाएगा। वहां जाने के बाद उसको पता चलेगा, अरे मुझे तो सोरियासिस था, डॉक्टर ने देखा ही नहीं, तो पता कैसे चलेगा? बिल्कुल, क्योंकि होम्योपैथ को ये बहुत फेस करना पड़ता है कि वो डायग्नोसिस, पेशेंट हमेशा पूछते क्या है और हम बोलते हैं कि हमारे में डायग्नोसिस का इंपॉर्टेंस नहीं है, सिम्टम्स का, ऐसा नहीं चलता है प्रैक्टिकली। सो वी हैव टू नो, और इसके लिए हमें पढ़ना भी पड़ेगा, क्योंकि टोटालिटी को लोकली डिफरेंट स्किन डिजीज के जो सर ने एग्जांपल दिए उसको कोरिलेट करने के लिए भी हमें उसका भी नॉलेज अलाइड का भी होना चाहिए ना हार्दिक? होना ही चाहिए। जैसे मैंने कहा कि पेशेंट दूसरों के पास जाता है, वहां उसको पता चला कि सोरियासिस हुआ है, तो अल्टीमेटली डिफेम क्या होगा कि होम्योपैथी को इतना ट्रीट करना नहीं आता। या फिर ऐसा भी होता है कि पेशेंट टाइटल लेके ही आता कि सोरियासिस है, और हम अगर चेक नहीं करते हैं
ऐसा अभी भी होता है, ऐसा हाँ भी होता है कि वो खुद से ही डायग्नोसिस करके आता है। हाँ ऐसा हाँ बहुत बार होता है। और हम केस फेल कर जाते ऐसा बहुत बार होता है कि मान लीजिए पेशेंट आया कि मुझे हैं। गर्मी हाँ हुई है, गर्मी निकली है। हाँ अच्छा, जब एग्जामिनेशन करते हैं तो निकलता है कि वो हर्पीस है। उसको तो पता नहीं अच्छा है कि वो गर्मी क्या है, वो तो ऐसा ही कहेगा मुझे खुजली आती है, जलन हो रही है, मुझे गर्मी निकली है। हाँ उसे पता नहीं सही हर्पीस क्या है। क्या है तो और ये कितना एग्जामिनेशन सीवियर है। करेंगे तो ही पता चलेगा कि क्या हर्पीस है। तो हम्म। एग्जामिनेशन इज मस्ट। जैसे राइट। हेड का मैंने एक सोरियासिस का एग्जांपल दिया। कई बार लोग बोलते हैं कि मेरे अचानक से बाल बहुत झड़ रहे हैं, हम्म। कोई पर्टिकुलर पोर्शन में ही ज्यादा बाल झड़ रहे हैं, हम्म। तो एग्जामिनेशन करना चाहिए। हो सकता है वो एलोपेशिया एरियाटा हो, हाँ हाँ वो सही है। देखेंगे ही नहीं तो हमें पता कैसे पता नहीं चलेगा। चलेगा। सही है। और हम इनिशियली भी जो ट्रीटमेंट करना चाहते हैं इनिशियली वो इजी क्योर होता है, वो क्रॉनिक केस भी बन सकता है फिर। बिल्कुल बिल्कुल। फिर कभी कभार वो एसोसिएटेड सिम्टम्स के हिसाब से भी हेल्प कर जाता है। अगर पेशेंट हमारे साथ कोई मेन कंप्लेंट, सर आपने ऐसे कोई केसेस देखे कि चलो मानो कि गैस्ट्राइटिस या सीवियर एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी के साथ स्किन का इश्यू, हमारे में बहुत दवाई ये जाती है, तो कभी हम एग्जामिन नहीं करते या उसको कंसिडर नहीं करते तो हम मिस कर जाते हैं टोटलिटी। हाँ, होता है ऐसा, कई बार होता है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि केस टेकिंग पे बहुत तवज्जो देना जरूरी है। केस टेकिंग से ही ये चीजें बाहर आती है, मिस नहीं होगी। तभी मिस नहीं होगी। अदरवाइज ऐसे ही हम लेमैन की तरह पूछते रहेंगे तो वो कोई डिटेल हमें नहीं मिलेगी। तो वो बहुत ध्यान रखना जरूरी है कि एक भी पॉइंट हमें मिस नहीं करना है जो हमें प्रिस्क्राइब करने में हेल्पफुल हो। सही है। मतलब आप ये बता रहे हो कि कुछ भी मिस ना करो, डेडिकेटली बिल्कुल वर्क करो तो बिल्कुल। सक्सेस तो होना ही है केस। राइट राइट। जैसे मैं और कह रहा था कि फिजिकल एग्जामिनेशन बहुत जरूरी है। तो जैसे कई पेशेंट लेके आते हैं कि भाई मुझे स्टाई हुई है, अंजनी हुई है, तो उसको भी आप देखो कि स्टाई है कि कैलेजियन है। अच्छा। उसमें भी डिफरेंस है। स्टाई हाँ होती है वो बहुत पेनफुल होती है, पेशेंट आप छूने भी नहीं देगा, उसको टेंडरनेस होती है। हाँ जबकि चैलेंजोन वो एक स्टाई से एक आगे का स्टेज है, वो वहां बंध चुकी है। जब आप देखते हैं एक छोटा सा ट्यूमर जैसा दिखेगा, हमें रेपर्टरी में भी वो दिखने को मिलेगा। ऐसा एक रूब्रिक है आई सेक्शन में, आई ट्यूमर लीड, अच्छा न्यूडल्स इन द लीड आफ्टर स्टाइज, ऐसा रूब्रिक है। आफ्टर साइज। अच्छा आफ्टर स्टाइज ऐसा रूब्रिक है। जब स्टाई को हम ट्रीट नहीं करते, ऐसा ही छोड़ देते हैं, पेशेंट ऐसे बोलते हैं कि वो तो ठीक हो जाएगा, मैंने हनुमान जी के मंदिर गया हूँ, मैं वहां से लगा दिया, हो जाएगा ठीक। ऐसा ठीक नहीं होता है। तो वो फिर अल्टीमेटली चैलेंजोन के स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे भी रूब्रिक है रेपर्टरी में। अच्छा। हाँ, तो उसके लिए भी दवाइयां हैं। तो जैसे कि कोनायम, थूजा, ऐसे दवाइयां लिखी हुई हैं। पर हमें अगेन ये भी एक बहुत जरूरी चीज है कि रेपर्टरी हमें रेगुलर टाइम टू टाइम पढ़ती रहनी चाहिए। क्योंकि रेपर्टरी से हमें क्वेश्चनरीज फॉर्म होती है, हमें पता चलता है कि ऐसे भी क्वेश्चंस हमें पूछने चाहिए। अच्छा। ऐसे भी रूब्रिक्स है, ऐसी भी दवाइयां हमारे पास है। हाँ, वो पढ़ेंगे तो ही जानेंगे। सही है। क्योंकि आप बिल्कुल अच्छा पॉइंट बताया हार्दिक भाई ने कि जब आप फ्री हो तो आप पढ़िए। ऐसा नहीं कि पेशेंट आया और बोला तो फिर, क्योंकि शुरुआत में आपके पास टाइम भी होता है, आप बिल्कुल जितना पढ़ेंगे, समझोगे अपने मटेरियल को, रेपर्टरी को, तभी इतना जल्दी से पेशेंट की लैंग्वेज को हम कन्वर्ट कर पाते हैं। बिल्कुल। कई बार पेशेंट आता है कि मुझे कान में दर्द है, हाँ, सिंपली हमने दे दिया कि बेलाडोना दे दिया, पल्सेटिला दे दिया, क्या मांग पर एक बार आप कान देखे तो सही, हो सकता है उसको अंदर फरंक्यूलोसिस हुआ हो, अंदर पस हुआ हो, पस की फुंसी होती है। हाँ, तो उसमें फिर दवाइयाँ चेंज हो जाती है। कोई बार आते हैं पेशेंट के मेरा नाक बंद हो गया है। हाँ, सीजन ठंड की सीजन में कॉमन है, पर एक बार आप नाक देखे तो सही, हो सकता है उसको पॉलिप हुआ हो, सही उसकी वजह से उसका नाक बंद हुआ हो। हाँ, उसको तो पता नहीं है, वो तो ऐसा ही कहेगा कि मेरा नाक बंद है, मुझे सर्दी हो गई है, मुझे सांस लेने में दिक्कत आ रही है। तो देखना जरूरी है। ऐसे कई बार टंग एग्जामिनेशन भी बहुत जरूरी होता है। हमारे डॉक्टर प्रकाश वकील सर, तो हाँ, उन्होंने तो पूरी एक बुक लिखी है टंग पे। तो हम इतना तो कर सकते हैं कि एक बार पेशेंट की टंग देखें। उन्होंने कब लिखी होगी जब उनको ऐसे इतना कितने सालों पहले उन्होंने लिखी और कितना रिसर्च करके, आप देखिएगा। वो इतनी बहुत बढ़िया बुक है, विद पिक्चर्स उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया। आप वापस एक बार नाम बताइए। डॉक्टर प्रकाश, टंग नेवर लाइज, ऐसा नाम है बुक का, बाय डॉक्टर प्रकाश वकील। आप पढ़ सकते हो व्यूअर्स। बिल्कुल बिल्कुल।